अब एक बात बताओ, ये 52 से ऊपर भी कोई डिवाइजर है क्या? 65 है, ठीक है, उसके ऊपर कोई कहानी नहीं है, तो बस ये इतना हो गया। अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, 13 इज इक्वल टू, बेटा ये वाला 65 एज इट इज रहने दो, माइनस ब्रैकेट के अंदर जरा एक्सपेंड करेंगे 117 इंटू 1 माइनस 65 इंटू 1 यानी कि 65 इंटू 1, समझ गए? ठीक है, 13 इज इक्वल टू 65, ये जो 65 है, अब इसको भी लिख दो 65 इंटू 1, और ये जो माइनस है ये माइनस हो जाएगा माइनस 117 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1, बिल्कुल सही। अब 65 इधर भी है, 65 इधर भी है, अगर 65 कॉमन ले लूँगा तो इधर 1 बचेगा और इधर प्लस 1 बचेगा। 13 इज इक्वल टू 65 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 1 प्लस इधर बचेगा 1 माइनस 117 इंटू 1, ठीक है। थर्टीन इज इक्वल टू 65 इंटू 2, एक ब्रैकेट में डालो, यहाँ माइनस है लेकिन मैं प्लस लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा प्लस का 117 इंटू माइनस 1, क्योंकि मुझे 65 m प्लस 117 इंटू एन की फॉर्म का लेकर आना था। यहाँ तो माइनस आ रहा है, माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करूँ? इसको प्लस लिख दो, यहाँ पर माइनस को अंदर ले जाओ, ठीक है। तो भाई ये हो गया 13 इज इक्वल टू 65 m प्लस 117 n, m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू माइनस 1, n की और n की वैल्यू, बस ये करना था। यही वो स्टेप्स हैं जो टीचर ने बोला होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में ये, इसके अलावा है कोई स्टेप? क्या नासा से आए हैं क्या टीचर? नासा से आए हैं क्या? पूछ लेना उनको कौन से स्टेप्स हैं, यही हैं वो स्टेप्स, इन्हीं को दिखा दिखा के डराते रहते हैं। अरे तो ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही तो है भाई। आप ये देखो, ये क्या है, 13 क्या है, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, मैंने इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, सर आपने पूरा सॉल्व करा, मैंने थर्ड डिवीजन वाले पार्ट को लाइन के अंदर लिखा हुआ है। चलो दिखा देना एक बार, क्या है एक बार दिखा देना, क्या मतलब हर एक जो हमने डिवीजन करा है बस उसको बस ये लिखना है, तो वो तो बेहद आसान है भाई। अगर मान लीजिए मैंने ये करा है, अगर ये करा है तो यहाँ पर आप लिख दो a क्या है, यहाँ पर 117, 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52, बस ये वो बोल रहा है। तो बीच में क्या टेंशन है, मैंने सोचा पता नहीं क्या कुछ, ये तो कर ही लोगे खुद ही, है ना। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो लिखना है हर स्टेप में, अगर पता नहीं कौन सी चीज़ पूछ रहा है। तो इसको देख कर क्या कुछ स्ट्रेस कुछ बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है ये, तो ये पहले आया करता था सिलेबस में, अब नहीं, पहले आता था। सर इस साल आएगा? अच्छी बात है। आया नहीं, बहुत टाइम से नहीं आया, ठीक है। ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है जो हट जाती हैं सिलेबस से। चलिए जी, इसके बाद जो है वो दूसरा वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, पॉलिनोमियल कर रहा हूँ फिर मैं स्टार्ट। सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, यू आर अंडर सर्विलांस, खतरनाक आदमी है। मिटा दूँगे, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ था ये 52 इंटू 1 कुछ हल्का दिख रहा। हाँ हाँ, ये कर लो, मैं समझा नहीं। अच्छा, 2 स्टेप्स, अरे 2 स्टेप मैं पूरे छोड़ रहा हूँ। ये अपनी बॉडी से ही फोटो खींच रहा है, लगा रखा है ना कैमरा इसमें आगे।
सर वो तो छोड़ दीजिए। हम वो लेके क्या करेंगे, वो छोड़ दीजिए सर। आप कुछ और- चलिए जी, तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या हुआ? कौन सा? वही में। पॉलिनोमियल्स। सर इस साल का पॉलिनोमियल अच्छा है, बोरिंग है? हाँ, बोरिंग है, ठीक है। ये वाला, अरे इसके रियल नंबर के आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि भगवान में कहाँ फंस गया, सर मसला तो है नहीं ना, है? लेकिन आगे सब ठीक ही ठीक है। चलिए जी, नोट करिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला लिखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, तो भी जैसे आप ना 9th क्लास में पॉलिनोमियल करके आए हैं, तो उसमें आप ये देखिएगा, मतलब 9th क्लास में जितने बच्चे पॉलिनोमियल ढंग से करके आए हैं, fx इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x + 3, ठीक है। अगर fx इज इक्वल टू 2x + 3 दे रखा है, तो हम ना अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते थे। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आती, वो बार बार चेंज होती रहती है वैल्यू। रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, इस x का मतलब क्या है कि ये x ना वेरिएबल है। वेरिएबल इज समथिंग विच कीप्स ऑन वेरीइंग, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो ये x बार चेंज होता रहेगा। अब मैंने सोचा कि x को 0 रख कर देख लेता हूँ, मैंने x को 0 रख दिया, तो ये हो गया f0 इज इक्वल टू 2 × 0 + 3, तो ये रिजल्ट आ गया 3, ठीक है। रिजल्ट 3 आ गया। अब हमने कहा कि नहीं, मैं तो 1 पर चेक करूँगा। चलिए जी, 1 डाल दिया, तो 2 × 1 + 3, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। नहीं, 2 पर चेक करेंगे, 7। तो 2 × 2 + 3, तो ये 7 आ गया। तो कुल मिलाकर क्या है कि x की वैल्यू देखिए 2 3 2 3 2 3, ये चेंज नहीं हो रहा है। x की वैल्यू 0 1 2, ये बार बार चेंज होती जा रही है। तो पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट चेंज नहीं होते, फिक्स रहते हैं, और वेरिएबल बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल वाला टर्म ही नहीं होता, और उसमें वेरिएबल वाला टर्म ही नहीं होता। जैसे इसमें हम ये कहेंगे, अब पॉलिनोमियल ऑफ a polynomial of degree 0, a polynomial of degree 0 is called a वैसे इसका आंसर मनी आता है सर, हाँ एक का आंसर से मनी आता है नहीं तो सर, डिग्री 0 कैसे जाएगी? अच्छा बार a polynomial of degree 0 is called a constant polynomial। तो जैसे एग्जांपल मैं देखता हूँ इसका, कि मान लीजिए एग्जांपल है, मान लो 7 कोई भी नंबर है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, कोई भी नंबर। ऐसे हम ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर 2x + 3 लिखा हुआ है, तो 2x + 3 में x की पावर क्या है, 1 है। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में x की जो भी सबसे बड़ी पावर होगी, उसी को उसकी डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है x की पावर 3 + 2x² + 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी पूरे पॉलिनोमियल की? 3, क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, ठीक। अब जो कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि 7 है, तो 7 में मैं डिग्री कैसे निकालूंगा? इसमें तो x ही नज़र नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 7 × 1, जैसे मैं 65 को लिखा था 65 × 1, ठीक है, 7 × 1। अब ये जो 1 है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिखा जा सकता है। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर x की पावर 0 ऐसी, हम अगर इसको पॉलिनोमियल के उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मेरे से कोई बोले कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, तो आप ये कहते हैं भाई कांस्टेंट तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, ठीक है। फायदा तो यही है, कांस्टेंट तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें x ही नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल कहाँ से हो गया। लेकिन अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो आप कह दोगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 है
जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ गए? ठीक है, अगला नोट करो, लीनियर पॉलिनोमियल। ये मिटा दो नीचे वाला। हाँ सर। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम ये कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 of degree 1 is called सर पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेस पे डिस्टिंग्विश करते हैं क्या? डिग्री से ही काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, डिग्री पर ही डिपेंड करती हैं काफ़ी चीज़ें। हाँ, तो अभी क्या है कि अगर डिग्री 1 है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही होगा। अगर डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन 2 होंगे, डिग्री 3 है तो सॉल्यूशन 3 होंगे। सॉल्यूशन को ही हम जीरोस या रूट्स बोल देते हैं आम बात है उसमें। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. Example, कोई भी पॉलिनोमियल लिख लो, यही लिख लो 2x plus 3, 2x plus 3। अब जैसे ये 2x plus 3 है तो इसमें आप x की मैक्सिमम पावर क्या देख रहे हैं? 1 देख रहे हैं, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड देखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। Polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. Is called a quadratic polynomial. Example, ऐसे लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर a, b और c ये तो कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन x जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? मैक्सिमम 2 है। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 यानी कि जिसकी डिग्री 2 वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा समझ में आ रहा है विधि? यस सर। ठीक है, polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. एग्जाम्पल हम जनरली किसी भी पॉलिनोमियल को ना fx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। fx बोल दो, px बोल दो, gx बोल दो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो fx बोल देते हैं। तो fx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आप ये देखिए यहाँ पर a b c d ये कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, लेकिन हमको सारा का सारा फोकस किस पर रखना है? हमें x वाली टर्म पर फोकस रखना है। क्यों?
क्योंकि x ही वेरिएबल है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये हो गया। अब ये तो हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। ऐसे ही एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। Polynomial of degree 4 is called a polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial. Example इसका भी ऐसे लिख लो, fx is equal to ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक, अब इसके बाद हमें जो यहाँ पर मेजरली करना है ना, हम यहाँ पर करेंगे एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये हमारे सिलेबस में है। बाई क्वाड्रेटिक पूछा नहीं जाता, बहुत लेंथी हो जाता है, तो बाई क्वाड्रेटिक पूछा नहीं जाता। सिलेबस में भी स्पेशली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही मेंशन है। ठीक है, और लीनियर तो वैसे भी नहीं पूछेंगे। लीनियर 2x प्लस 3 अगर मान लो इसका कोई रूट पूछने लगे तो x की वैल्यू -3/2 ऐसे ही निकाल लोगे, तो वो पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो बाई जो आपका क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, यही दो हैं मेन जो हमको करना है। ठीक है, चलिए जी, तो अब आप नोट करें, हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसमें लिखें स्टैंडर्ड A standard quadratic polynomial is expressed as a standard quadratic polynomial is expressed as ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ जीरोस। कैलकुलेशन ऑफ जीरोस, तो कैलकुलेशन ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे, जीरोस और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल can be calculated. Zeros or roots of a quadratic polynomial can be calculated simply by substituting the polynomial to be equal to 0 and then proceed with factorization तो सिंपल सा तरीका है। आपसे कोई बोले कि जीरोस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जीरोस कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा। जीरो के इक्वल रखने के बाद में फिर आप जो आपको मेथड फैक्टराइजेशन का अच्छा लगता हो उस मेथड से, जैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग सबसे फेमस मेथड है, तो वो मेथड आप लगाएं, वो मेथड लगाकर आप वैल्यू निकालो। ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक के जीरो भी 2 ही आएंगे। जीरो को जीरो भी बोलते हैं, जीरो को रूट भी बोलते हैं, जीरो को सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप
relationship between zeros and coefficients of a relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. अच्छा, आप जानते हैं वैसे अभी फिजिक्स में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी, ये जो ए है कैपिटल ए, ये करंट जो होता है ना, तो घरों में करंट आता है, ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, इसको एम्पियर बोलते हैं। अच्छा, जो कैपिटल बी है, कैपिटल बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फिर आ जाता है कैपिटल सी, ये आप अभी 10th में ही पढ़ेंगे, ये होता है कूलम। कूलम क्या होता है? वो पावर की चार्ज। कैपिटल डी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर कैपिटल ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, देख के जाओ बस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर कैपिटल एफ क्या होता है? फोर्स। ये 9th में पढ़ी चुके हो आप, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। फिर कैपिटल जी क्या होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे एच क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आई क्या होता है? करंट। जे क्या होता है? पता है आपको, वर्क डन की यूनिट जूल। ठीक है। के क्या होता है? के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ऐसे ही एल जो है वो ल्यूमिनेंस के लिए होता है, एम जो है वो आपका मोमेंटम के लिए होता है। तो आप ये देखिएगा कि ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ हो गए, सब यूज़ हो गए, मतलब 26 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो गए। वो जो स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक हैं वो भी सारे के सारे यूज़ हो गए। उनकी भी सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। ये सब यूज़ हो गए। यूज़ होने के बाद अब अल्फ़ाबेट बचे ही नहीं। दुनिया में अल्फ़ाबेट हो गए ख़त्म। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गए, तो अब लैटिन अमेरिका की जो लैंग्वेज है ना, और जो आपकी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक, इन अल्फ़ाबेट्स को लिया गया कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम जो ज़ीरोज़ कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो जो ज़ीरोज़ हैं उनको ए बी सी डी वगैरह तो कुछ मान नहीं सकते, क्योंकि वो सब तो माना जा चुका है पहले से ही कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन आप कुछ और मान नहीं सकते, क्योंकि वो एसआई यूनिट होती है ना, एसआई। एसआई का मतलब ये है कि वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या है? वो सिस्टम इंटरनेशनल में रजिस्टर कराई जा चुकी यूनिट है। अब अगर आप कोई फॉर्मूला लेकर जाते हो और वहाँ पर आप कहोगे कि नहीं ये जो एन है ना, ये एन मैंने ना किसी और चीज़ को माना है ना, तो आप ये, तो वहाँ पर ये कहा जाएगा कि भाई नहीं, आप जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है उस स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करिए, ठीक। तो अगर आप कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, कोई नया पैरामीटर इन्वेंट करते हैं, तो आपको उस नए पैरामीटर के लिए कोई नई आपको अल्फ़ाबेट लेकर आना पड़ेगा। ग्रीक अल्फ़ाबेट सारे यूज़ हो चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, साई, काई, एप्सिलॉन, जितने भी हैं सब यूज़ हो गए, लैम्बडा, और भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आप सुनेंगे। क्या हिंदी का ले लो सर। हाँ, तो कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में काका गागा यूज़ होने लगे, ठीक है, कहा नहीं जा सकता। तो ये क्या बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी सुनाऊंगा आराम से। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने ये कहा कि जो हम ना जीरोस को डिनोट करते हैं, तो जीरोस को डिनोट करा जाता है अल्फा और बीटा से। अल्फा गामा से भी डिनोट करते हैं। क्यूबिक पर आने तो दो, अभी तो दो जीरोस की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर नोट करें, लेट a quadratic equation ax square let a quadratic equation ax square
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, कभी मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट टीवी या लैपटॉप कभी हैंग हुआ है? कभी हैंग हुआ है? ये हैंग क्यों होता है? सर ओवरलोड की वजह से। चलिए, और स्टोरेज की वजह से, और या फिर iOS के स्टोरेज हाई यूसेज ऑफ रैम, या फिर आपका रैम कम हाई यूज हो यूसेज ऑफ जाता रैम, है। अच्छा, कोई और कारण भी होता है? कोई जो सर, कभी कोई बग app बग जो बग आपका नाम की कोई phone चीज़ ना- सुनी? बीयूजी। वो सेट करवाया। अरे बीयूजी बग सुना है? यस सर। बीयूजी बग। हाँ, चलिए, आप में से जो भी बच्चे आगे कंप्यूटर साइंस लेंगे ना, वो ये शब्द सुनेंगे, बग सुनेंगे। बग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई, मान लो एडिशन है, मान लो एडिशन करना है, 2 + 3 = 5, ठीक है? तो हमने एक ना प्रोग्रामिंग कर दी, कोडिंग, किसी भी लैंग्वेज में। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। एक होता है .NET प्रोग्रामिंग। .NET प्रोग्रामिंग में 40 लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। 40 वो वाली लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 समझता है, ये आपको पता होगा, ठीक है? तो अब अगर कोडिंग में जरा सी भी कुछ गड़बड़ हो जाए, जरा सी भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि एरर आ गया इसमें कुछ, सम अनयूजुअल एरर, योर डिवाइस इज एनकाउंटर्ड विद सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, शट डाउन हो जाएगा एकदम चलते चलते। तो जब कभी कुछ बग आ जाता है, तो ऐसे ही जो रॉकेट साइंस होती है ना, रॉकेट साइंस, एक फिल्म भी आई है या पता नहीं आने वाली है, रॉकेटरी, तो पता नहीं आई है या नहीं, देखना, बहुत बढ़िया फिल्म है। तो उसमें मतलब कोई भी जो, हाँ, रॉकेटरी, रॉकेट आगे RY बस, रॉकेटरी, रॉकेटरी। तो उस फिल्म में, मतलब उस फिल्म की बात क्या करूँ, खैर सीधे बताता, जो रॉकेट साइंस होती है उसमें क्या होता है कि जब सैटेलाइट भेजी जाती है ना, किसी रॉकेट के ऊपर इंस्टॉल करके सैटेलाइट को भेजा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि रास्ते में तरह तरह की वाइब्रेशंस होंगी, रास्ते में अलग अलग तरीके की एटमॉस्फेयर कंडीशंस होगी, क्योंकि अलग अलग एटमॉस्फेयर लेवल पर अलग अलग डेंसिटी होती है एयर की। तो इस वजह से जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करी जाती है उसमें किसी भी तरीके का बग आ सकता है। वो बग ऐसे आ गया कि भाई अगर मान लीजिए हमने लिखा है कि A + B = C, मान लीजिए C इधर आ गया, B इधर चला गया, A + C = B, तो पूरे प्रोग्राम का जो मीनिंग है वही बदल गया। अच्छा, दुनिया की एक अकेली लैंग्वेज है संस्कृत, एक अकेली लैंग्वेज है, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ये गूगल पर वेरीफाई करा जा सकता है। दुनिया की एक अकेली लैंग्वेज संस्कृत है, जो हमारी लैंग्वेज है, हमारे कंट्री की लैंग्वेज है। तो वो जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप इधर उधर आगे पीछे सेंटेंस को कैसे भी, सेंटेंस में अगर मान लीजिए 10 वर्ड्स हैं, 10 को आप आगे पीछे कैसे भी कर दो, पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, मतलब वही रहता है, ठीक है? अहम गच्छामी बोलो या गच्छामी अहम बोलो, वो मतलब सेम ही रहेगा उसका। तो इसलिए भैया रॉकेट साइंस में अब संस्कृत यूज़ करी जाने लगी है, ये चीज़ पता है कि नहीं? ठीक है? और जो भी बच्चा, जो मतलब आप में से ही अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए आगे कभी कैम्ब्रिज चले जाएं या ऑक्सफोर्ड चले जाएंगे, तो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, आज से नहीं, न जाने कब से, सदियों से, ठीक? तो अगर आप साइंस की कोई भी स्ट्रीम ले रहे हैं, चाहे फिर वो मेडिकल साइंस ही क्यों ना हो, तो उसमें अब संस्कृत पढ़ना कंपलसरी हो गया। इंडिया में अब संस्कृत के टीचर्स अवेलेबल हैं नहीं, वहाँ संस्कृत पढ़ना कंपलसरी है। आप कोई भी अगर साइंटिफिक लैंग्वेज ले रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक सब्जेक्ट ले रहे हैं आप, ठीक है, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे एटॉमिक फिजिक्स हो, वहाँ संस्कृत पढ़ना कंपलसरी हो चुका है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो कंप्यूटर कोडिंग से कनेक्ट हो चुकी है। तो इस वजह से आगे आने वाले टाइम में ये जो हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, आगे आने वाले टाइम में ये सब्जेक्ट्स भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए बहुत सारी लैंग्वेजेस की। अभी तो कोई नहीं, अभी तो क्या है कि अभी तो थ्रू आउट द वर्ल्ड यही सब कुछ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। आपने शायद सुना भी होगा, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो उस पर ऐड भी देखा होगा, आजकल 3rd 4th क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है। आपने तो नहीं सीखी थी ना कोडिंग 3rd 4th में, 6th में भी, 7th में भी, अभी तक नहीं सीखी, ठीक है? i30 लर्निंग ऐप और पता नहीं कौन सी ऐप्स, वाइट हैट जूनियर, हाँ एक ये भी आ रहा है, तो उसमें कोडिंग सिखाई जा रही थी। कोडिंग जो है ये आने वाले टाइम में ज़रूरी होने वाली है सबके लिए। उनकी ऐप बनाना है, उनकी साइट्स बहुत अलग होती है, उनके में कोड प्रोसेस होते हैं। हाँ, टाइम जैसे पाइथन पे कोडिंग करते हो ना, तो आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐप पे उसे करते हो ना, तो आपको कोड बॉक्स मिलते हैं। तो वो तो बताओ कि उतनी सारी जानकारी मुझे नहीं है। सर आपको ये भी हो सकता है कि कोई कोड लिख रहे तो वहाँ पे लिख के आता था कि आपको ये डालना है।
अच्छा। सर कैसे पहचान उसमें से होता है कि visuals अपने होती है? कोड बॉक्स से इस सारे उस चीज का इस चीज़ में इस चीज़ में जो है, इस चीज़ में अभी मुझे भी बहुत पढ़ना है, मुझे भी नहीं पता कोई चीज़ है, लेकिन मैं ये जो देख रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं आती है ना, जो भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है, उस चीज़ को बीइंग अ स्टूडेंट ग्रैस्प जरूर करना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। हमें कभी भी किसी नई चीज़ से बचना नहीं चाहिए कि ये नई चीज़ आ रही है, यार मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, नहीं हटा यार इसको, ये नहीं, मैं तो ये करूँगा नहीं, मेरे को साइकोलॉजी पढ़नी है, साइकोलॉजी मेरा इंटरेस्ट है भाई, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, लेकिन आगे तुम में कौन इंटरेस्ट लेगा ये तो सोचो, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो वो वाली जो चीज़ है उस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। आपने साइकोलॉजी में टॉप कर रखा है, लेकिन कहीं डिमांड ही नहीं है साइकोलॉजी की, है ना? आपने मान लीजिए इंग्लिश में ज़बरदस्त स्कॉलर, भाई किसी को डिमांड ही नहीं है इंग्लिश की, कोई मतलब इंग्लिश में आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है, कहा नहीं जा सकता। आने वाले टाइम में लैंग्वेजेस जो हैं वो लैंग्वेजेस के प्रेफरेंस बदल जाएँ, एजुकेशन की लैंग्वेज में अंतर आ जाए। हमने तो सब इंग्लिश ही पढ़ी है, आप लोग भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या चेंज हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो जो मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ, जो इवॉल्विंग थिंग है, वो इवॉल्विंग थिंग है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में किसी ना किसी एक लैंग्वेज में, आप सभी स्टूडेंट्स को सजेशन है, किसी ना किसी एक लैंग्वेज में अपनी कमांड रखिए, किसी भी एक लैंग्वेज में। कुछ बच्चे जावा पढ़ना शुरू कर देते हैं 10th क्लास से, ठीक है ना? कुछ बच्चे जो है ओरेकल पढ़ने लगते हैं। आजकल एक नया भी चला है, एम्बेडेड लर्निंग, एम्बेडेड सुना है? एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, ये बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे आज से 5-6 साल पहले जब आप बच्चे थे तो तब गाड़ी से जाया करते थे, हाईवे पर जाते थे, तो एक बंदा आ जाता था, वो ऐसे ऐसे करता था, तो वो फाटक जो है वो फाटक बंद हो जाता था, फिर आप पैसे देते थे, है ना? वो खुल जाता था, टोल जिसको बोलते हैं। कुछ तो ऐसा सिस्टम है, कुछ तो ऐसा वो स्टिकर में ऐसा क्या है भाई, उस स्टिकर में ऐसा, हाँ तो उस बार कोड में ऐसा क्या है, उस बार कोड में ऐसा क्या है कि उसको देखकर आपके अकाउंट से पैसा भी कट गया और वो बैरियर भी खुल गया, ठीक है? आता है ना ये चीज़ दिमाग में। तो कोई तो है जो उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई तो है जो उसको सीख रहा है। तो उन चीज़ों की जिनको नॉलेज है वो कभी अनएम्प्लॉयमेंट का रोना नहीं रोते, और जिनको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है वो कहते हैं यार देश में बेरोजगारी फैल रही है, कुछ करने को नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ये नई चीज़ें हैं, ये नई चीज़ें इनको ज़रूर सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अब जैसे आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास से अपना एक एप्टीट्यूड ये डेवलप कर लें कि मुझे कोई ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेज ज़रूर सीखनी है, ठीक है? बिना उसके पीछे छूट जाओगे। जो दौड़ है ना, जो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन की जो दौड़ है, कट थ्रोट कंपटीशन इसको बोलते हैं, गला काट प्रतियोगिता, तो उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, ठीक है? चलिए जी आगे चलते हैं। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो इनकी कोडिंग करनी होती है कि हम सीधा वैल्यू डालते हैं, हाँ हम सीधा वैल्यू डालते हैं, A B C की वैल्यू डालें। साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, ये नाम में इधर लिख रहा हूँ, FX 991 MS, 550 रुपये का आता है, कैसी होगा, ठीक है? सिटीजन का भी आता है, 550 का आता है, ओरिजिनल वाला, सस्ते वाले 100-150 के आ जाते हैं, वो कभी भी ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम बताएंगे कि ऐसे ट्राइंगल बनता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो हम सिखाएंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सीधा साइन के आगे 30 डिग्री डाला, रिजल्ट आ गया। तो वो क्या है कि किसी ने वो जो चीज़ें हमने फॉर्मूले के थ्रू करी हैं, किसी ने वो एक कंप्यूटर कोड के थ्रू उसके अंदर फीड कर दी है, तो आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है और रिजल्ट आ जाएगा। सर ये MS का क्या मतलब है, इस कैलकुलेटर में 991 तो ये मॉडल नंबर है उसका। मॉडल चलिए जी, तो let a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 have two zeros or roots, as alpha and beta, ठीक है? Then there exists a relationship between its zeros and कोएफिशिएंट्स। वो रिलेशनशिप क्या है? दो रिलेशनशिप होती हैं। पहला सम ऑफ zeros
इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखे हैं बल्कि फर्स्ट में लिखो, जैसे सम ऑफ जीरोस है ना। सर हाँ इसको माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर वही तो लिखो, जो सम ऑफ जीरोस है, जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, तो उनका सम यानी कि क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी और एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट हो गया रिलेशनशिप, सेकंड नोट करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये दो रिलेशनशिप हो गई। ये दो रिलेशनशिप ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमको ज़रूरत पड़ेगी इनकी, और ये वेरीफाई करने के लिए पूछा भी जाता है। ठीक, ये तो पूरी कहानी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सर इन दोनों में वो हाँ, प्रूफ इन दोनों का। इन दोनों का प्रूफ तो अभी करके देख लेंगे। एक एग्जांपल नोट करें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस रिलेशनशिप को प्रूव करके देखा जा सकता है। ये बेटा और ज़्यादातर क्वेश्चंस में ना ये प्रूव ही करवाई जाती है, मतलब प्रूव करना या वेरीफाई करना। नोट करिएगा एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 नोट करें। इसमें है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12, x square plus 7x plus 12, comma, and verify the relation between the zeros and its coefficients, and verify the relation between the zeros and its coefficients। सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं फाइंड द जीरोस, तो फाइंड द जीरोस के लिए क्या बताया था कैलकुलेशन ऑफ जीरोस में, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर रखो और फैक्टराइजेशन करो और रिजल्ट निकालो। ठीक है, तो देखिएगा ये है हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल, इसको आप fx मान लीजिए, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा हो उसको fx मान लेते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, कंपेयर इट विद ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको आपको कंपेयर करना होगा जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है उसके साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर इट विद fx इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है और यहाँ पर 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, इधर एक्स का कोफिशिएंट डी, इधर एक्स का कोफिशिएंट 7, डी की वैल्यू 7 हो गई। कांस्टेंट टर्म इधर सी है, इधर कांस्टेंट टर्म 12 है, तो सी की वैल्यू 12 हो गई। तो ए बी और सी की वैल्यूज आ गई है हमारे पास। अच्छा, ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। इसके बाद क्या है, अब पहले जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, जब हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है इससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ठीक है, विद साइन, जो उसका साइन है उसके साथ। तो प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 12 क्या हो गया, 1 इंटू 12, रिजल्ट क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब इस 7x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो प्लस 7 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लाई आ जाए इस 12 के बराबर, 4 प्लस 3 या 3 प्लस 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, सर इसको बस एडिशन में जोड़ना है या वो आपकी मर्जी है, सब्ट्रैक्शन में या साइन में फर्क पड़ता है ना। हाँ, उससे साइन पर फर्क पड़ेगा। हम ये देखेंगे जो हमारे काम की चीज़ है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों को पॉजिटिव लेंगे तभी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव लेंगे तभी इधर पॉजिटिव आएगा। कई बार क्या है कि बीच वाला नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव चाहिए होता है, तो इधर के दोनों नेगेटिव हों, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, समझ रहे हैं, ठीक। वही ये पुरानी मिड टर्म स्प्लिटिंग जो अब तक करते हैं, ठीक। तो 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब पहले दूसरे टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इधर x स्क्वायर है, इधर x, तो x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा, x प्लस 4, 3x प्लस 12 में से 3 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। दो टर्म्स हैं बड़ी बड़ी, एक है x इंटू एक्स प्लस 4, एक है 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 4 कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स प्लस 4 में से x प्लस 4 निकाल लिया, तो क्या बचा, x, तो इस ब्रैकेट में आ गया x, 3 इंटू एक्स प्लस 4 में से x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3, इधर 3 आ गया, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप बता दोगे ना इसमें x की क्या क्या वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गया, -4 और -3 ये आ गया ना। ऐसा क्यों करा आपने, कैसे आया ये -4, सर x इज इक्वल टू 0 है, तो इसके बाद x प्लस 4 है, तो वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो -4 को बाहर ले जाएंगे। x प्लस 4 को 0 के बराबर क्यों रखा, सर दिया हुआ है कुछ नहीं, तो दे रखा है x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ x प्लस 4 को 0 क्यों रखा, या सिर्फ x प्लस 3 को 0 क्यों रखा, बताओ बताओ, जिसके दिमाग में जो भी आता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमने ये स्टेप्स रट रखे हैं, लेकिन हमको इसके पीछे की एक छोटी सी चीज़ नहीं पता एक्चुअली सबको है, लेकिन इस टाइम नहीं बता पा रहे। देखिए, ये x प्लस 4 एक टर्म है और x प्लस 3 भी एक टर्म है, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगी या दोनों टर्म 0 होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दुनिया में कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करें, उसका रिजल्ट 0 कब आएगा, उसका रिजल्ट 0 कब आएगा, जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो जाएगा, कोई एक टर्म 0 हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या दोनों भी 0 हो जाए, 0 इंटू 0 भी 0 ही होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -4 और यहाँ से हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू -3, कुछ भी ले लीजिए, समझ गए। तो अब हम ये कहेंगे देयरफॉर zeros are alpha is equal to -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन जो आया है ना, इसी में जो दो वैल्यूज आएंगे उसी में से एक को अल्फा एक को बीटा बोल देते हैं। आप कहोगे नहीं मैं तो इसको अल्फा इसको बीटा बोलूँगा, बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद
वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, नोट करें, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, तो पहली रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो फर्स्ट नोट करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है -4 प्लस बीटा क्या है -3। आप कहेंगे ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, कभी भी दो साइंस को एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो -4 -3 क्या हो गया, -7। RHS देखिए, RHS क्या बेटा, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी कितना है 7 और ए कितना है 1, तो माइनस बी अपॉन ए मतलब -7 अपॉन 1 मतलब -7। LHS is equal to RHS, hence verified। पहली रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जी दूसरी रिलेशनशिप, सेकंड रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -4, बीटा क्या है -3, -4 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या हो गया प्लस का 12। तो ये तो LHS हो गया। इसके बाद फिर RHS देखिएगा, RHS इज इक्वल टू होता है C अपॉन ए। C कितना है 12 और A कितना है 1, तो 12 अपॉन 1 अगेन 12, हेंस वेरीफाइड। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही करना होता है, वो बोलेंगे कि जीरोस निकालो, जीरोस निकालने के बाद जो रिलेशनशिप है जीरोस में और कोफिशिएंट्स में उनको वेरीफाई करो, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में देखो। होमवर्क आज के लिए कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, अभी हमने करा भी कुछ नहीं है खास।